Morning students, सुप्रभात सभी को. So, as we all are aware that we are learning the important aspects of the chapter mineral and power resources. तो मिनरल और पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं हम. इस चैप्टर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स का, ओर्स का, जिससे हम मिनरल्स निकालते हैं. उसके अलावा मिनरल्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में. सो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अगले पार्ट पर अब हम आ जाते हैं, अपने सेकंड पार्ट पे. तो आज हमको पढ़ना है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर हमें तीन प्रकार के, दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी रॉक्स मिलते हैं. प्राइमरी रॉक्स है इग्नियस और सेडिमेंट्री, और उन दोनों की ट्रांसफॉर्म फॉर्म होती है मेटामॉर्फिक रॉक. तो जो इग्नियस रॉक है, जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल बाहर आता है उसके डिपोजिशन से जो फॉर्म होते हैं, उनमें हमको अक्सर मिलते हैं मेटालिक मिनरल्स. ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं उन रॉक्स से जो रॉक्स बड़े बड़े प्लेट्यूज फॉर्म कर देते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से. फॉर एग्जांपल हमारे देश में भी एक प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, जिसको आप पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. तो ऐसे ही और एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड में भी मिलते हैं, जैसे आयरन ओर डिपॉजिट्स इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ऑन्टेरियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका एसेट्रा. ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटालिक मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं. ये जो कौन कौन से देश में और किस कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं ये मिनरल्स, इसके लिए हम मैप स्किल्स करेंगे अलग से, तब वहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा कि किस देश में और कौन से कॉन्टिनेंट में ये डिपॉजिट्स हैं. ठीक है, तो अब हम दूसरी बात करेंगे एक और प्रकार के रॉक की, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं अक्सर वो नॉन मेटालिक होते हैं. जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, phosphate beds of Algeria, mineral fuels such as coal and petroleum are also found here. तो नॉन मेटालिक मिनरल्स के साथ साथ जो मिनरल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल जो कि प्लांट्स के डेड रिमेन से बनता है, और पेट्रोलियम जो कि एनिमल के डेड रिमेन से बनता है, वो भी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स या अर्थ सरफेस के नीचे मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में किस प्रकार के मिलते हैं, इग्नियस में किस प्रकार के मिलते हैं, मेटामॉर्फिक में किस प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, वो हमने जान लिया. उसके अलावा उनकी जो लोकेशन है उसके लिए हम मैप स्किल्स करेंगे अलग से. तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, यानी कि मिनरल्स का संरक्षण, उनको बचाकर रखना. तो क्यों बचाना है हमने मिनरल्स को, पहला सवाल तो यही है कि मिनरल्स को क्यों बचाना है. तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन is much smaller than the rate at which humans consume these minerals. तो मिनरल्स को हम जिस स्पीड से इस्तेमाल करते जा रहे हैं वो स्पीड काफ़ी तेज़ है उसके कंपैरिजन में कि मिनरल्स कितने साल में बनते हैं. तो एक चीज़ जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बन रही है उसको हम फ्लैश ऑफ सेकंड्स या मिनट्स में यूज़ कर ले रहे हैं. ठीक है, जो पेट्रोलियम मिनरल्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स में बना है उसको हमने कुछ ही मिनटों में अपनी गाड़ी में डाल के उसके एक प्रोडक्ट को और यूज़ कर दिया, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली जो कोल से बन रही है, ठीक है, हाइडल पावर से बन रही है. तो ये जो स्पीड है मिनरल्स को यूज़ करने की ये काफ़ी अधिक है एज़ कंपेयर टू जिस स्पीड से वो बन रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा गैप प्रोडक्शन में और सप्लाई में क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो इस गैप को जितना ज़्यादा हम मिनरल्स को कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा जब सभी मिनरल्स को हम ख़त्म कर देंगे अपना यूज़ कर करके. तब हमारे पास एक गंभीर समस्या आ जाएगी कि हमारे पास और मिनरल्स नहीं होंगे. तो ये परिस्थिति ना आए, इस परिस्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है, मिनरल्स को कंजर्व करना है. देयरफॉर फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास जिसको हम कहते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें मिनरल्स को कंजर्व करना है. उससे पहले ये जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आज की डिमांड्स को पूरा करते हैं और फ्यूचर की डिमांड्स का भी ध्यान रखते हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट इन विच वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वी कंजर्व द एनवायरमेंट along with
कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ टुडेज जनरेशन एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। जब हम फ्यूचर के लिए भी मिनरल्स को बचाते हैं और एनवायरनमेंट को सेव करके रखते हैं और विकास करते हैं, उस विकास को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में हमें 3 R's देखने मिलेंगे कि किस किस इंपॉर्टेंट तरीके से हम मिनरल्स को कंजर्व करते हैं। द 3 R's ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज एंड थर्ड इज रिसाइकिल। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले रीयूज। रीयूज में क्या होगा? रीयूजिंग द रिसोर्सेज फॉर मल्टीपल पर्पजेज वेन एवर पॉसिबल। जहां पर भी पॉसिबल हो, जहां पर भी हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें, वहां पे हमें किसी रिसोर्स को, जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, उसको हम एक पर्पज, वॉशिंग ऑफ, यू कैन से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पानी को हम अगर बचा कर रखें तो हम उसको हम पौधों में डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो गार्बेज है हमारा, ठीक है, उसको हम ऐसे ही फेंकने की बजाय उसको कंप्रेस कराएं और उससे कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या वो किसी और काम में यूटिलाइज हो रहा है, नेचुरल गैस प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, तो वो भी हुआ एक रीयूज। ऐसे ही कोई आयरन की चीज़ है, अगर वो प्रोडक्ट या वो इंस्ट्रूमेंट टूट गया है, उसी आयरन को मोल्ड करके कुछ और चीज़ बना सके, तो यानी कि एक चीज़ जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बार बार इस्तेमाल करने से हम और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं रिसोर्सेज के। उसके अलावा रिड्यूस की अगर बात करें, यानी कि रिसोर्सेज का यूज़ कम करना, ठीक है, यानी कि जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही यूज़ करें, कहीं पर भी ओवर यूटिलाइजेशन ना करें। इसमें भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी का हम प्रयोग करते हैं अपने अलग अलग कामों में, कई बार हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टास्क होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जैसे पीने के लिए, ठीक है, पर जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट कार्य हैं जैसे नहाने के लिए या गाड़ी धोने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसमें हम एक्सेसिव पानी यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना, जितने की ज़रूरत है या जितने में भी वो काम हो सकता है। अक्सर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमें उसको बचा कर रखना है। इसी तरीके से अगर हम पेट्रोल या डीजल को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपना व्हीकल शेयरिंग करने चाहिए, जिसको हम पूलिंग भी बोलते हैं, कार पूलिंग भी बोलते हैं। वो कैसे होगा? जब अगर मान लेते हैं हमें किसी जगह पर जाना है अपनी गाड़ी से, वहाँ पे हमारे आसपास के कुछ लोग भी जाना चाहते हैं, ठीक है, या हम ऑफिस में जा रहे हैं, किसी काम पर जा रहे हैं, वहाँ पे अगर हमारे साथ के कुछ लोग हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम उनको लिफ्ट दे सकते हैं, उनके साथ अपनी कार को शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा? अगर भाई 4 लोग हैं, चारों अपनी अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं, तो चारों के चारों फ्यूल बर्न कर रहे हैं। वहीं अगर एक व्यक्ति की या एक गाड़ी में चारों लोग जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उससे एनर्जी या फ्यूल कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन। उसके साथ साथ रिसाइकलिंग मिनरल्स रिसोर्सेज सच एज आयरन, स्टील एंड मेटालिक वेस्ट। ज़्यादातर जो मेटालिक वेस्ट है उसको मोल्ड करके हम कोई और चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर वेस्ट मटेरियल की बात करें, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें, उसको हम कंपोस्ट पिट में डालकर नेचुरल गैस या मैन्योर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज की होती है, जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं जो 3 R's हैं कंजर्वेशन के, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, जिनके माध्यम से, जिसको अपनाते हुए हम संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज का। उसके अलावा अगर आप पावर रिसोर्सेज की बात करें, तो पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम किसी भी रूप में पावर जनरेट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हमारे जो फ्यूल्स जो हम अपने व्हीकल्स में डालते हैं उससे जो पावर जनरेट होती है, जिससे मूव होता है व्हीकल, एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हैं पावर रिसोर्सेज को हमने 2 भागों में बांट दिया है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि अपरंपरागत और परंपरागत शक्ति के, ऊर्जा के स्रोत। सो सनी और उसकी मदर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम पावर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो शुरुआत में क्या हो रहा है? सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सबसे पहले वो गीजर ऑन करती हैं। शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। उसके बाद वो उसके स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं। शी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? किचन में जा रहे हैं और ब्लेंडर से
उसके लिए ऑरेंज जूस बना रही हैं। तो 3 एक्टिविटीज़ उन्होंने कर ली, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो तीनों एक्टिविटीज़ में उन्होंने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई मशीन यूज़ की है, और वो मशीन किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तीनों ही जो उन्होंने अभी तक यूज़ किए वो किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमारी छोटी से लेके बड़ी चीज़ों में, हमारी डेली लाइफ में एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का या और पावर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब आगे क्या हो रहा है स्टोरी में? सनी, हैव यू finished taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing on the gas stove for Sunny. ब्रेकफास्ट बनाते हुए गैस स्टोव में वो उसको बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। तो यहाँ पे एक और एस्पेक्ट वो दिखाना चाहते हैं कि जो गैस स्टोव है, यानी कि जो नेचुरल गैस है, उसका इस्तेमाल करते हुए खाना बना रही हैं। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। अब क्या हो रहा है? सनी जो है वो स्कूल जाता है और स्कूल जाते हुए वो भूल जाता है कि उसको लाइट और फैन ऑफ करने हैं। व्हेन मदर स्विचेस ऑफ शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and supply. तो सनी की मदर जब फैन को और लाइट्स को ऑफ करती हैं तब वो सोचती हैं कि जो गैजेट्स हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ को कितना आसान बना दिया है, परंतु इसके साथ साथ हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है इंस्ट्रूमेंट्स पर, मशीन्स पर, वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इन सारी मशीन्स पे डिपेंडेंस बढ़ने की वजह से हम कितने ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स होंगी क्या करने में? उनको बनाने में। उनको जैसे आप बनाएंगे तो आप मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, और हमें पता है कि मिनरल्स लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, ठीक है? तो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कंजर्वेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे जाके उनके ख़त्म होने की जो प्रॉब्लम है या समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है, ठीक है? सो पावर और एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। पावर या एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में यूज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन में, कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, डिफेंस, यानी कि आप कोई भी चीज़ लेके देखें हमारी लाइफ में या हमारे आसपास के लोगों की या जो देश के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, तो पावर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है एनर्जी रिसोर्सेज को। तो एनर्जी रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो जिनको हम परंपरागत तौर पर कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, कई दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। और जो नए हैं रिलेटिवली उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कन्वेंशनल के एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, ठीक है? वहीं नॉन कन्वेंशनल के एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एसेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम कन्वेंशनल की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे रूरल एरियाज़ में फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं आज भी 50% रूरल हाउस होल्ड्स, ठीक है? वो लकड़ी जो आप जंगल से या आसपास के इलाकों से इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा कोल का इस्तेमाल करते हैं बहुत भारी मात्रा में, जो कि डेड रिमेन्स जो हैं प्लांट्स के उससे फॉर्म होता है। उसके बाद पेट्रोलियम का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जो कि फॉर्म होता है डेड एनिमल्स के जो रिमेन्स सी फ्लोर के नीचे या और कहीं पे डिपॉजिट हो गए हैं रिवर बेड्स में, जो मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, वो डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स हैं जिससे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा नेचुरल गैस भी अक्सर जहाँ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पाई जाती है। और हाइडल पावर, जिसमें जो पानी से बनाई जाने वाली बिजली है उसको हम कैसे बनाते हैं? बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े डैम्स में पानी को स्टोर करते हैं, उस पानी को फिर तेज़ स्पीड से नीचे गिराया जाता है, नीचे टरबाइंस होती हैं, उन टरबाइंस को घुमाकर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इन सभी, ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइडल पावर है, इसके बारे में हम, इसकी फंक्शनिंग, इसके डायग्राम और इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर ये जान लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के अक्सर क्या होते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which were buried under the earth for millions of years, example coal and petroleum।
जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, जो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा में या ओशन फ्लोर के नीचे दब गए हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं कोल और पेट्रोलियम में, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। हाइडल पावर, जैसा कि हमने अभी बात की, एनर्जी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर की फोर्स से टर्बाइन घुमा के जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, उसको हम हाइडल पावर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा पहले कन्वेंशनल रिसोर्स की बात करते हैं अपने, दैट इज कोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोल इंडस्ट्रीज में एज वेल एज होम्स में यूज होता है चीज़ों को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए। इट इज़ द मोस्ट एबेडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल अगर कोई है अर्थ सरफेस पे तो वो है कोल। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज आयरन एंड स्टील थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल होता है। आयरन एंड स्टील प्लांट में मोल्डिंग करने के लिए, ठीक है, पिघलाने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है कोल का, जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोल के माध्यम से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? कोल को गर्म करते हैं, कोल से पानी को गर्म करते हैं, उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे मूवमेंट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल इज नोन एज थर्मल पावर। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनाई जाती है उसको हम थर्मल पावर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा कोल इज ऑल्सो नोन एज बरिड सनशाइन। कोल को हम बरिड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्होंने जो सनशाइन का एनर्जी सोर्स का यूज़ किया है अपनी ग्रोथ के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, वो जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं या वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, उनके कुछ पार्ट्स टूट कर गिर जाते हैं और वो जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और कोल में कन्वर्ट होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, उसको इसलिए हम उसको बरिड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा आगे बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो है वो जो थिक ब्लैक लिक्विड अर्थ सरफेस के नीचे से हमें प्राप्त हो रहा है, ज़्यादातर जो ओशन और रिवर बेड से प्राप्त होता है, उसको हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। उसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। ठीक है, तो जब अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे तो अक्सर वो कच्चे तेल की कीमतों की बात करते हैं, वो बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं। जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ जाएंगे, वहीं अगर वो कम होंगी तो पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो जाएंगे। Its different products such as diesel, petrol are used in various industries and vehicles. तो इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, जैसे कि केरोसिन, वैक्स, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। It is also known as black gold as it is very valuable. इसको हम ब्लैक गोल्ड या काले सोने के नाम से भी जानते हैं, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को, क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी हम सभी की लाइफ्स में। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस भी अक्सर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के पास ओशन बेड्स या रिवर बेड्स में मिलती है। Generally found in with petroleum deposits. It is used as a domestic fuel, popularly known as LPG, that is liquefied petroleum gas. ये एक डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में आप यूज़ करते हैं, अपने सिलेंडर्स में भरवा के लाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या LPG। वहीं जब हम इसको व्हीकल्स में यूज़ करते हैं तो इसको हम जानते हैं किस नाम से? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो आई होप आज के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे कैसे हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसके अलावा हमने किन दो पार्ट्स में रिसोर्सेज को बांटा है, उनमें से हमने कुछ कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में जाना या कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में जाना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ यूज। प्रयोग के आधार पे क्लासीफाई करें रिसोर्सेज को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट, किस पर? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मिनरल इज ऑल्सो नोन एज बरिड सनशाइन, किस मिनरल को हम बरिड सनशाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के नाम से हम किस मिनरल को जानते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5,
वाई इज रिसोर्स कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, साथ ही अलग अलग तरीके जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल। डू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो एज इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके स्कूल में नहीं है या जो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज या ये डिस्कशन का हिस्सा वो बन सके। इसके अलावा आपके कोई सुझाव हैं, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कमेंट्स हैं, आप कुछ वैल्यूएबल जानना चाहते हैं, ठीक है, आपके कुछ डाउट्स हैं, वो सभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसमें जो चीज़ें आपको अच्छी लगी ऐसे कमेंट्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आते रहें और आपको उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।